हेलो बेटा लोग, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। बेटा जी हम कर रहे हैं किसका OCM और इकोनॉमिक्स का सर एक धमाकेदार रिवीजन। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में? एक अलग ही लेवल की तैयारी हो रही है ना बेटा जी। हम अपने एंड से पूरी ट्राई कर रहे हैं कि आपको जिस तरह से जैसे हो सके वैसे हेल्प करें। तो अब ये आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप को प्रूव करना, अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करना कि हाँ मैं अपने माँ बाप का नाम जो है सर एकदम ऊपर उठाऊंगा और ऐसे परसेंटेज ला के दिखाऊंगा कि आजू बाजू भी बोलेंगे कि यार तुम्हारा लड़का बहुत कमाल का है, तुम्हारी लड़की बहुत कमाल की है। तो चलो बेटा जी शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर जो रहने वाला है सेक्शन नंबर डी के ऊपर। बेटा जी अगर आपको ध्यान ना हो तो मैं आपको बता दूं, पहले चैनल पर नहीं हो तो हमने OCM पहले इकोनॉमिक्स की बात है, इकोनॉमिक 1 to 6 ए से लेके ई सारे सेक्शन कंप्लीट किए डिटेल मैनर के अंदर और मैंने आपको आंसर की PDF भी दे दी है। आंसर की PDF कैसी लग रही है बताना जरूर, ठीक है? प्लीज कमेंट करना। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप अपना 1 मिनट तो निकाल ही सकते हैं कमेंट में। दूसरा OCM की बात करें, सेक्शन A B C ये मैंने खत्म कर दिया है और उसकी PDF भी आपको दे दी है। सेक्शन D जैसे जैसे खत्म होते जा रहा है मैं आपको उसकी PDF देते जा रहा हूँ। आज हम करने वाले हैं पेपर नंबर 6। पेपर नंबर 6 करते ही हमारा क्या OCM का सेक्शन नंबर D खत्म हो जाएगा, फिर हम चलेंगे सेक्शन नंबर E के ऊपर। ओके तो चलो आते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। ओके जी, तो हम आ गए हैं हमारे OCM पेपर नंबर 6 सेक्शन नंबर D के ऊपर। बेटा जी मैं बता दूं ये टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 मार्क्स का रहता है। टोटल ये 24 मार्क्स की आपकी मस्त वाली तैयारी हो रही है, ठीक है जी। ओके तो आते हैं सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी क्या बोलता है? हमारा सेक्शन नंबर डी बोलता है पहला क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज फाइनेंशियल फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दैट ऑलरेडी वी हैव सीन। चलो फटाफट देख लेते हैं। फाइनेंशियल का मतलब क्या था? ये पूरा फाइनेंशियल से रिलेटेड आएगा। किससे रिलेटेड आएगा? फाइनेंशियल से रिलेटेड। मतलब आपको अगर ध्यान हो कि जो फाइनेंस होता है वो होता है जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड होता है, वैसे एक ब्लड अगर सर्कुलेट ना करे ना हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी काम करना बंद कर देती है। वैसे ही एक बिजनेस के अंदर फाइनेंस भी वैसा ही रोल निभाता है। मतलब जब से बिजनेस स्टार्ट होता है और जब बिजनेस एंड होता है तब तक क्या होता है, यहाँ पे कंटिन्यूअस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट चलती रहती है। अगर 1 सेकंड के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए भी फाइनेंस रुक गया तो पूरा बिजनेस रुक जाता है, ठीक है? इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेटा आप 12th के बाद जैसे अगर आप CA में जाते हो तो वहां पे भी क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके FM जिसको बोलते हैं, FM करके सब्जेक्ट आता है जिसके अंदर हम डिटेल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं। अगर आप बेटा CA के बारे में सोच रहे हो और आप अहमदाबाद से बिलोंग करते हो, क्योंकि हम फिजिकल क्लास चलाते हैं तो आप अहमदाबाद से बिलोंग करते हो और आपको हमारी स्टडी अच्छी लग रही है, हमारे नोट्स पढ़ने में मजा आ रहा है, तो ये तो खाली ट्रेलर है। CA में असली मजा आएगा। अगर आप देखो मैं एक चीज बता दूं, वैसे तो अगर नॉर्मली CA के लिए मैं रेकमेंडेड करता हूं कि अगर आपके 75 से लेके 80 70 आपका मिनिमम नंबर होता है, अगर आपके मिनिमम 75% आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, CA के बारे में सोच सकते हो बेटा जी। लेकिन अगर आप 75% से कम हो, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा टफ पड़ेगा। ये आपको क्या पड़ेगा? बहुत ज्यादा टफ पड़ेगा। इसलिए मैं रेकमेंडेड करता हूँ कि अगर आप 75% या उससे ज्यादा ला रहे हो तो ही इसके बारे में सोचना। क्योंकि क्या होता है, आप ये CA का कोर्स करो, मेरे पास करो, किसी और के पास करो, कोई इश्यू नहीं है। मैं खाली आपकी लाइफ के एंगल से बोल रहा हूँ कि आपका लाइफ का टाइम बर्बाद ना हो। तो बेटा जी अगर आप 75% अगर ला रहे हो तो ऊपर ला रहे हो तो फिर डेफिनेटली आप CA के बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगर 75% से कम हो तो अगर पढ़ने 10 से 12 घंटे पढ़ने की क्या रखते हो, आप रखते हो कि हाँ भाई मैं 10 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, तो फिर आप CA के अंदर आना। चलो तो हमारी जो क्लासेस है वो कब चालू होगी बेटा? जहां से आपकी एग्जाम खत्म होगी वहां से दूसरे 2 या 3 दिन बाद ही 3 दिन बाद ही हम क्या करेंगे, क्लासेस चालू करेंगे CA के लिए। चलो तो ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ जाएगा, कैसे उसका यूटिलाइजेशन होगा, वो एक काम होता है किसका? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। क्या होता है यहाँ पे, वो क्या देखता है कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ उसका यूटिलाइजेशन करना है, कहाँ उसका एलोकेशन करना है, ठीक है, कहाँ से आएगा, कैसे यूटिलाइज होगा, उसका प्रॉपर एलोकेशन क्या होगा, वही रोल किसका होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है। और कौन कौन से फंक्शन करता है? तो बेटा वो एस्टिमेट करता है कि फाइनेंशियल की नीड कितनी है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हमको ये फाइनेंशियल
चाहिए होगा, या ये फिर वो बनाता है बजट, बजट के अंदर वो सारी चीज डिस्कस करता है, भाई कितनी को सैलरी देनी है, रॉ मटेरियल का पैसा कितना कब कब पेमेंट करना पड़ेगा, फिर दूसरे एक्सपेंस क्रेडिटर्स के पेमेंट कब करने हैं, गवर्नमेंट ड्यूज कब पेमेंट करने हैं, उसके सामने हमारे पास पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, सेल से कितना आ रहा है, अदर रेवेन्यूज कितना आ रहे हैं, और कितनी की शॉर्टेज पड़ रही है, कोई नए प्रोजेक्ट्स हैं तो कोई नए प्रोजेक्ट्स में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना पेमेंट करना पड़ेगा, बैंक लोन का पेमेंट कितना, ये सब कुछ क्या आता है, बजट में आता है। बहुत डिटेल ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, ये जब आप क्या करोगे सीए में आओगे तो, या तो आप कॉलेज में आओगे तो ये इसके ऊपर बजट के ऊपर पूरा चैप्टर आएगा। अलोकेशन ऑफ फंड, मैंने क्या बताया, फंड को अलोकेट करना, आप पूरा फंड खाली सेल्स वाले को नहीं दे सकते, पूरा फंड रॉ मटेरियल खरीदने के लिए नहीं दे सकते, पूरा फंड क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए नहीं दे सकते, आपको हर एक डिवीजन को थोड़ा थोड़ा फंड अलोकेट करना पड़ता है ताकि पूरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन चल सके। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यही रोल होता है कि प्रॉपर फंड को अलोकेट करो। यहाँ पे उसको है ना कैपिटल स्ट्रक्चर, बेटा जी कैपिटल स्ट्रक्चर आपका चैप्टर चल गया होगा, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आता है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, हम फंड ले जाते हैं ना, फंड जो लाते हैं ना, एक्विजिशन ऑफ फंड, उसी को बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। ये बेसिकली 4 सोर्स से लाया जाता है, कौन कौन से, इक्विटी से ला सकते हैं, इक्विटी विद प्रेफरेंशियल, इक्विटी विद डिबेंचर एंड इक्विटी प्रेफरेंशियल एंड डिबेंचर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से भी क्या कर सकते हैं, हम पैसे ला सकते हैं। ओके, एक मिनट, क्या हो गया, हाँ जी, ओके। तो बेटा जी यहाँ पे क्या हुआ है, एक मिनट इसको थोड़ा सा फिल कर देते हैं, हाँ ओके। तो यहाँ पे मैं ये आपको बता रहा था ये कि यहाँ पे ये इसका रोल होता है बजट तैयार करना, कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए पैसा लाना, फिर वो कौन कौन सा पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, वो सब चेक करना, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे हो, उसके ऊपर कंट्रोल कैसे, ताकि अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी ना हो, और फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी बनाई जाएगी, टैक्सेस वगैरह के पेमेंट्स को ध्यान रखा जाएगा, एंड कैपिटल, फिक्स कैपिटल के पेमेंट के लिए भी कितना पैसा लगेगा, वो सब भी रोल किसका होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली सोचो, बीइंग आप एक कंपनी के फाइनेंशियल हेड हो तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो यही सारे काम आता है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, बेटा सिंपल है, ये तो मैं आपको, अब ये तो पहला हमारा पहला ही चैप्टर है, तो इसको तो हम फटाफट देखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस होती है, हाँ जी, ये पूरे सभी जगह देखने को मिलती है मैनेजमेंट। और कोई आप अगर आप जैसे हमारा एग्रीकल्चर हो, आर्मी हो, एजुकेशन हो, मतलब इवन मंदिर हो, कोई कुछ कोई भी जगह, वहां पे क्या देखने को मिलता है, वहां पे हमारा मैनेजमेंट देखने को मिलता है। आप जैसे गुरुद्वारा कभी गए हो और वहां पे लंगर चलता है, जैसे हाँ, सभी जगह ये प्रसाद होता है, सभी को जाना चाहिए, मजा आता है गुरुद्वारा के में खाने का, मजा ही कुछ अलग होता है। मैं गया था यहाँ पे गोल्डन टेम्पल पंजाब के अंदर, बड़ा बहुत ही जबरदस्त वो टेम्पल है, बहुत अच्छी आपको सुकून मिलता है वहां पे जाके, बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट फील होता है। दूसरा, इतना बड़ा लंगर चलाते हैं वो, उनके वहाँ पे शायद 24/7 वो चलता है, और इतने सारे लोग आते हैं पूरे इंडिया से, पूरे इवन आउट ऑफ इंडिया से भी लोग वहाँ पे आते हैं गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने। तो वहाँ पे फिर भी कभी खाने की कमी नहीं पड़ती, और वहाँ पे एक सबसे बड़ा और अच्छी चीज़ क्या लगती है, जो भी आजू बाजू के जो भी रहने करने वाले हैं, या तो कितने लोग तो वहाँ पे सेवा देने के लिए आते हैं कि चलो सेवा के काम में जाते हैं, मतलब वो दो दिन 3 दिन 4 दिन वहीं पे होते हैं, यहाँ पे बोले कि सारा काम करते हैं, मतलब कुछ भी हो आप, काम डज नॉट मैटर, वो एक भगवान की सेवा हो, लोगों को एक आनंद पहुंचाना हुआ। ठीक है, तो वो कोई भी बोले कुछ भी काम दे दो, और दे डोंट चार्ज एनीथिंग, तो दिस इज व्हाट अ गुड थिंग अबाउट इट। तो ये इतना बड़ा कैसे चलता है, बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू चलता है, तो वो इवन मैनेजमेंट वहां पे भी चाहिए होता है। तो ये यूनिवर्सल प्रोसेस है कि मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में हो ऐसा जरूरी नहीं है, हर एक जगह पे देखने को मिलता है। फिर आता है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। बेटा जी लाइफ में आप मिनिमम एक बार तो गोल्डन टेम्पल जाना, बहुत मजा आएगा आपको देखने में। ठीक है, फिर है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। बेटा ये क्या होता है, ये जो मैनेजमेंट होता है ना, ये बेसिकली क्यों किया जाता है, मैनेजमेंट इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव हैं, जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, उसको हम अचीव कर सकें, इसलिए हम मैनेजमेंट करते हैं। ये जो मैनेजमेंट होता है ये हम अकेले नहीं करते, हम जब लोग, मैनेजमेंट का काम ही आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, मतलब दूसरे लोगों से काम करवाना, यही एक मैनेजमेंट काम होता है। तो ये दूसरे लोगों से करवा रहे हैं, तो ये कौन सी एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी है। ये क्या आपने एक बार एक्टिविटी करवाई और ये खत्म हो जाएगा, नहीं,
ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। आपको क्या करना पड़ता है कि एक टास्क खत्म हुआ, चलो दूसरे टास्क के लिए प्रिपरेशन, फिर दूसरे के बाद तीसरे टास्क के लिए, इस तरह से ये क्या होता है, मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। नेक्स्ट है ह्यूमन प्रोसेस। ये क्या होता है, हम मैनेजमेंट मशीन से नहीं करवाते। क्या मशीन को थोड़ी बोलते हैं, और मशीन चल सुबह ये काम करना, दोपहर में करना, शाम को वो करना, नहीं नहीं नहीं, वो तो मशीन है। हम मैनेजमेंट करवाते हैं लोगों से। तो ये होती है ह्यूमन प्रोसेस। ठीक है, एक ये मैनेजमेंट किया जाता है बाय द वर्कर, फॉर द वर्कर एंड टू द वर्कर। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैन इज द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन प्रोसेस की जाती है। वैसे तो यहाँ पे अगर हमको पूछे थे कितने एनी 3 लिखे थे, बट मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं डिटेल हमेशा इसलिए करवाता हूँ ताकि थोड़ी हमारी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन हो, तो जो पॉइंट आपको बेस्ट आता है वो आप उस पर एग्जाम में लिख सके। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द थॉट्स ऑफ, शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न थॉट्स। बेटा ये पूरा थियोरेटिकल कंसेप्ट है और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, फटाफट मैं आपको पढ़ के इसको समझा देता हूँ। चेंज क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जब हमारा 1960s के बाद क्या आता है, इंडस्ट्री और बिजनेस के अंदर चेंजेस आए थे। पहले बेटा जी, पहले बिफोर इसके पहले ट्रेडिशनल थॉट्स चलते थे। ट्रेडिशनल थॉट्स के अंदर रूल ऑफ थंब चलता था। रूल ऑफ थंब तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा। रूल ऑफ थंब होता है जब हम क्या करते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉय जो बोलता है वही एम्प्लॉय को करना होता है। एम्प्लॉय को खुद का दिमाग नहीं दौड़ाना होता है। एम्प्लॉय बोलेगा कि सूरज साउथ से उगता है, तो बोलेगा ठीक है सूरज साउथ से उगता है। सूरज सपोज वेस्ट में जाके, वेस्ट में नहीं नॉर्थ में जाके ढलता है, तो बोले ठीक है आपने बोला वैसा होता है। तो यहाँ पे वहां पे एम्प्लॉय की खुद की कोई जुबान होती नहीं थी। वो क्या करवाता था, एम्प्लॉय उससे उसकी कोई उसका इंटरेस्ट, कोई उसका प्रेफरेंस वगैरह कुछ नहीं देखता था, उससे बस काम 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 करवाता था। ये क्या था, ये ट्रेडिशनल थॉट्स थी। लेकिन बेटा जी क्या हुआ, अब जब दिन बदले, नजारे बदले और बिजनेस की सोच बदली, अब आ गया न्यू थॉट्स। तो इसीलिए बोलते हैं मॉडर्न मैनेजमेंट। तो ये नया मैनेजमेंट निकल गया, जहां पे क्या हुआ, as a result the need for special approach of management was arise as the management is not confined, क्योंकि मैनेजमेंट अब सिर्फ बिजनेस यूनिट तक नहीं रह गया था, अब ये स्पेशल प्रोफेशनल क्लास ऑफ मैनेजर वह इमर्ज हो गया था। अलग अलग क्लास ऑफ मैनेजर निकलने लगे थे कि हर एक बंदे का हर एक चीज, एक पर्टिकुलर चीज के अंदर स्पेशलाइजेशन होने लग गया था। अब सारे बंदों के पास वही सेम प्रकार का घिसा पिटा नॉलेज नहीं होता था, हर एक बंदे के पास एक स्पेशलिटी होती थी। इसलिए क्या होता, वह एडवोकेसी इन द थॉट ऑफ साइकोलॉजी, जैसे कि देखो सोशल स्टडीज, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वह इमर्ज। मतलब अलग अलग एरिया के अलग अलग एक्सपर्टाइज लोग बनने लगे। इसलिए क्या किया, मैनेजमेंट ग्रो, जैसे हमारे कुंज ओडोनेल, जॉर्ज आर टेरी वह कंट्रीब्यूटेड इन दिस थॉट्स। मोरेओवर उसके अलावा पीटर एफ ड्रकर, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, इंपॉर्टेंट है। पीटर एफ ड्रकर है, विलियम कोची है, सी के प्रहलाद, इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है। सी के प्रहलाद आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन दिस थॉट्स। तो उसके थॉट्स के अंदर किसका भी कंट्रीब्यूशन है और किसका है, सी के प्रहलाद का भी है। ठीक है जी, ओके जी, ओके बेटा। स्टेट द पॉइंट शोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। बेटा जी इंपॉर्टेंस ये क्या था, ये हमारा मॉडर्न थॉट्स ऑफ थे, जिसके अंदर क्यों क्या चेंजेस हुआ, क्यों चेंजेस हुआ, किस किसने क्या वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग तो हमको मालूम है क्या होता है प्लानिंग। टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग। हम क्या करते हैं, प्लान में चूज करते हैं। मतलब क्या होता है बेटा जी, प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है। कोई भी चीज के अंदर हमको कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी प्लानिंग, अगर बेटर प्लान इज अ हाफ डन, अगर आपने अच्छा प्लान बनाया मतलब आधा काम तो ऐसे ही हो गया। तो फंक्शन ऑफ प्लानिंग का मतलब क्या होता है, एजम्पशन फॉर रिजल्ट की ऐसे ऐसे हमारा काम होगा। पॉलिसी टू फॉलो, कौन कौन से हम पॉलिसी फॉलो करेंगे, स्टेज कौन कौन से, डिसाइड द मेथड टू बी फॉलो। ये सारी चीजें किसके अंदर की जाती है, प्लानिंग के अंदर की जाती है। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल होती है जो हम गोल को अचीव करने के लिए करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट वाइटल फॉर द बिजनेस होता है एंड इट इज नेसेसरी इन एवरी फील्ड। इवन जो गवर्नमेंट्स होती है, प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, अदर कोई भी सेक्टर उठा लो, सब के सब क्या करते हैं, प्लान करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं प्लानिंग के ऊपर, इसलिए तो उसने क्या बनाया था, प्लानिंग कमीशन। अच्छा बच्चों ये बताओ सोच के ये प्लानिंग कमीशन कब आया था। अगर प्लानिंग कमीशन की बात की जाए तो प्लानिंग कमीशन आया था 1950 के अंदर। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट से, ठीक है। यहाँ पे प्लानिंग कमीशन कब आया था, 1950। लेकिन अगर मैं बोलूं कि प्लानिंग कमीशन नहीं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो वो आया था 1951। कौन सा आया था, 1951 के अंदर आया था। क्लियर है, ओके।
अब हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंस पूछे, आपको इतना बड़ा लिखना नहीं है, आपके कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पे बड़ा बता रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, एक डेफिनेशन या तो दो डेफिनेशन लिखो, उससे आप दूसरों से अलग लिखोगे, तभी तो हमको 90 प्लस के लिए क्या देगी मैम या सर मार्क्स देंगे। तो उसके फटाफट एक बार प्लानिंग ये इतना लिखने में क्या देगा, एज पर द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, टास्क ऑफ प्लानिंग इज अ चूजिंग, बस इतना लिख दो, या तो आप ये लिख दो। ठीक है, 2 लाइन 3 लाइन लिखने में अगर आप दूसरों से अलग दिख रहे हो, एक अच्छी इंप्रेशन क्रिएट होती है आपके। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग के क्या फायदा है, तो ये तो एकदम सिंपल है। प्लानिंग करोगे तो हर चीज को सिस्टमेटिकली आप अरेंज कर पाओगे, वेस्टेज को अवॉइड कर पाओगे, रिड्यूस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज होती है उसको रिड्यूस कर दोगे, आप एक्यूरेसी से काम कर सकोगे, कोई भी ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर सकोगे, यहाँ पे सब कुछ काम स्मूथली हो जाएगा, लोगों का कोऑपरेशन बढ़ेगा, यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल बिकम पॉसिबल। आप क्योंकि प्लानिंग है तो कंट्रोल है, कंट्रोल होगा मतलब प्लानिंग प्री एग्जिस्ट है, तो यहाँ पे कंट्रोल हो पाएगा, एंड कोऑर्डिनेशन होगा हर एक एक्टिविटी के बीच में। तो ये क्या है, ये फायदे होते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। फटाफट एक बार मेरे साथ बोलते जाओ, फटाफट बोलते जाओ, क्या होगा, जल्दी एक बार नजर घुमा लो। यस, चलो देखते जाओ, फटाफट बोलना बेटा। ऑल एक्टिविटी को हम सिस्टमेटिकली अरेंज कर पाएंगे, वेस्टेज को रिड्यूस कर पाएंगे, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को हम रिमूव कर पाएंगे, एक्यूरेसी से काम कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे, स्मूथनेस हो जाएगी हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजर फंक्शन के अंदर, हमारा कोऑपरेशन बढ़ेगा, कंट्रोल बिकम पॉसिबल हो जाएगा, एंड कोऑर्डिनेशन होगा एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है, ओके बेटा जी बताना जरूर प्लीज प्लीज प्लीज, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे, तो आप भी हर एक वीडियो के अंदर बताओ कि आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लगा, क्योंकि ये 2 वे कम्युनिकेशन, मैं सिर्फ मैंने पढ़ाया आपने सुन लिया बात खत्म हो गई नहीं। अगर आप बार बार कमेंट करते हैं तो मेरे को लगता है कि हमारा तेरा मेरा है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपको, आप मेरे सच में रियल स्टूडेंट्स हो और आप मेरे क्लासेस में बैठते हो और ऐसे ही कमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो एक अच्छा कनेक्शन डेवलप होता है। तो चलो बेटा जी आगे चलते हैं। तो आप बताते रहो, लिखते रहो, मेरे को सुन के पढ़ के और ज्यादा मोटिवेशन होता है। सबसे पहले हम सब उठता है, पता है क्या करता हूँ, निकाल के कौन कौन से बच्चे ने कौन कौन से कमेंट किए, और जिसके भी सबसे ज्यादा कमेंट्स आते हैं, प्यार भरे कमेंट आते हैं, मतलब एक दिन बन जाता है। ओके, एक्सप्लेन अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बेटा डेलीगेशन अथॉरिटी ये हम बहुत बार कर चुके हैं, फटाफट हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। डेलीगेशन मतलब क्या होता है, जब डेलीगेशन हम किसी को काम सौंपते हैं, इसके अंदर इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, तो एलिमेंट्स में 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को ट्रांसफर करते हैं। मतलब क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजर ने मैनेजर को अपॉइंट किया, भाई तेरे को ये 5 काम करने हैं। कितने काम करने हैं मैनेजर, वो मैनेजर तेरे को ये 5 काम करने हैं। अब हर एक काम मैनेजर करने बैठेगा तो उसको 2 साल लग जाएंगे। तो वो क्या करता है, ये जो मैनेजर है ना, उसको 5 काम दिए और उसके अंदर में 3 टीम, या तो सपोज हम उसके अंदर में कितनी टीम है, 6 काम दिए। चलो तो हम क्या करते हैं, उसने एक टीम है उसको 3 काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और दूसरी टीम है उसको 3 काम दे दिए, और उसको ओवरऑल क्या देगा, ये इसको ओवरऑल सुपरवाइज करता है। तो वही तो मैनेजर होता है। तो मैनेजर क्या करता है, जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव मिलते हैं टॉप लेवल मैनेजर से, उसको ट्रांसफर करता है उसके सबऑर्डिनेट को। ठीक है, तो जो भी हमको टॉप लेवल मैनेजर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, वो ऑफिसर, वो मैनेजर, वो किसको देता है, सबऑर्डिनेट को, ताकि वो काम को पर्टिकुलर कंप्लीट किया जाए। इससे क्या होगा, इससे रिलेशनशिप बनेगा सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का। ठीक है, यहाँ पे बेटा जी टॉप लेवल ऑफिसर वर्क असाइन कर रहा है सबऑर्डिनेट को, ताकि वर्क कंप्लीट हो सके। ये फ्लो कैसा हो रहा है, टॉप से बॉटम जा रहा है। तो फ्लो फ्रॉम सुपीरियर टू बॉटम, इट्स अ फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल। बताओ इतनी अच्छी नोट्स कोई देगा क्या, इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, सिर्फ बुक में से उठा के कॉपी पेस्ट करके सीधा आंसर, तो आंसर है ना, आंसर न्यू आप अगर लेके बैठोगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उसको टाइम नहीं लगता, 1 घंटे के अंदर पूरा आपका एक चैप्टर आराम से ढूंढने में मिलेगा, हाँ ये मिल गया। लेकिन उसको याद कैसे करना है, उसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स है, कैसे उसको अच्छे से याद, वही तो मैं दे रहा हूँ, यही तो मेरी स्पेशलिटी है। और इसलिए तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप पढ़ो उसको शेयर करो, कैसे फैलाओ, आग की तरह फैला दो। बेटा जी अगर ये नोट्स अच्छे लगे तो मेरा बस एक काम करो, ये नोट सभी को देना, कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए हमारे ओसीएम इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ठीक है,
चलो आ जाओ, कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी। कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब आप सिर्फ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, इसको बॉटम लेवल को, तो चलेगा क्या? नहीं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसको क्या देना पड़ेगा? पावर देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हिंट में लिखा हुआ है, अकम्प्लिशमेंट ऑफ वर्क के लिए हमको अथॉरिटी देनी पड़ेगी, उसको पावर देना पड़ेगा, पावर टू टेक डिसीजन, पावर टू गिव ऑर्डर, ताकि वो चीजों को अकम्प्लिश करवा पाए। तो ये पावर भी कहां से फ्लो होता है? टॉप टू बॉटम। तो ये भी कैसा है? इट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी। अब वैसे तो क्या होता है कि जो व्यक्ति ऑर्डर दे रहा है ना, वो व्यक्ति जिसको काम दिया उसको वो अकाउंटेबल मानता है। अब सपोज कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसने किसको काम दिया? इसने काम दिया किसको? मिस्टर ए को। यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसने मिस्टर ए को काम दिया, मिस्टर ए को काम दिया और बोला ये काम हो जाना चाहिए शाम को, मगर ये अकेला कैसे पहुंच पाएगा? इसने और ये काम ट्रांसफर किया मिस्टर जेड को। किसको? मिस्टर जेड को। क्या हुआ? मिस्टर जेड ने ये देखा, अरे ये काम तो बहुत वर्कलोड वाला है, हट यार मैं नहीं करता। और उतने में क्या हुआ? उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया कि चल रहे क्या मूवी देखने? बोले हाँ चलो। इसने क्या किया? उसका काम छोड़ के मूवी देखने चला गया। अब क्या मिस्टर ए ऐसा बोल सकता है क्या टॉप लेवल कि मेरा काम नहीं हो पाया क्योंकि मिस्टर जेड मूवी देखने चला गया? नो 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 नो, मिस्टर ए को एनी हाउ या तो मिस्टर जेड से काम करवाना था या तो किसी और को ट्रांसफर करना था। तो यही तो काम होता है एक मैनेजर का। तो यहाँ पे ये इसके ऊपर भले इसको उसने अथॉरिटी दी, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, लेकिन अल्टीमेटली उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा? मिस्टर ए ही होता है। समझ गए? तो अकाउंटेबिलिटी जो होती है ना, फ्लो फ्रॉम लोअर टू अपर। तो हमने क्या देखा? हमने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कौन सा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हमने देखा पावर, पावर भी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेकिन हमको जब जवाब देना होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, वो फ्लो होती है बॉटम टू टॉप। कैसे होगी? बॉटम टू टॉप होगी। समझ गए? हाँ, और इसके लिए मेन जवाबदारी किसकी रहेगी? हमारे मैनेजर साहब की। ठीक है, तो जो काम दे रहा है, सौंप रहा है, तो वो अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड ऑन। समझ गए? ओके ओके, चलो आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 53, स्टेप्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट। बेटा जी, ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है ना, उसको प्रिपरेशन करने का क्या तरीका होता है? उसके कौन कौन से तरीके? मतलब अगर सपोज ऑर्गेनाइजेशन आपको मालूम ही है, ये बंदा है, इसके नीचे 2 टीम है, इसके नीचे 2 टीम है, और इसके नीचे 3 टीम है, और इसके नीचे 2 टीम है। ये पूरा हायरार्की, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये मालूम पड़ गया, ये कौन इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा। तो ये पूरा तो किसी को तो बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन इज अ साइंटिफिक प्रोसेस होती है। अगर यहाँ पे द लेक ऑफ प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने यहाँ पे फॉर्मेशन किया, सपोज मैं ऐसा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रहा हूँ, ये 2 व्यक्ति है, हाँ जी ये 2 व्यक्ति हैं, इसके नीचे 3 व्यक्ति, हाँ जी इसके नीचे 3 व्यक्ति है, और यहाँ पे इसके नीचे व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पे अगर तो आप देखोगे इसके नीचे इसका हेड कोई भी नहीं है, ना तो ये ना तो ये। तो ये रिपोर्टिंग किसको करेगा? ये रिपोर्टिंग किसको करेगा? वो पता नहीं। अगर ये रिपोर्टिंग किसको करेगा वो पता नहीं, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन बेटर है क्या? नहीं। तो इस तरह से हमारा क्या होना चाहिए? प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। कैन नॉट सस्टेन, अगर प्रॉपर नहीं हुआ, लेक ऑफ फॉर्मेशन हुआ, तो वो लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन चलता नहीं है, और ये बिजनेस क्या होता है? स्लोली डिस्ट्रॉयड हो जाता है। ठीक है जी। अब हमको पूछा है कि फॉर्मेशन यहाँ पे स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करने हैं। तो बेटा जी यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार के स्टेप्स होते हैं। पहला हमको डिसाइड करना है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। द क्लेरिफाई द मेन एंड सब गोल्स बिफोर फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन। आप यहाँ पे जब आप ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म करो, आपका मेन एंड सब गोल क्या है वो आपको डिसाइड होना चाहिए कि आपका गोल कितना बड़ा है या तो गोल कितना छोटा। उसके हिसाब से तो ऑर्गेनाइजेशन, अगर छोटा गोल होगा तो ऑर्गेनाइजेशन छोटा चाहिए, लेकिन बड़ा गोल है तो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा चाहिए। तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन होना चाहिए। दूसरा, आपका कौन कौन से फंक्शन होंगे, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन क्या अलग अलग फंक्शन होंगे, जितने ज्यादा फंक्शन होंगे उतने ज्यादा डिपार्टमेंट होंगे। तो पहले फंक्शन आइडेंटिफाई, तो लिस्ट ऑफ टास्क विदाउट डुप्लीकेशन। तो आप लिस्ट ऑफ टास्क कौन कौन से काम आप करने वाले हो, कौन कौन से काम आपके ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, उसको लिस्ट डाउन करो। फिर क्या करो, आप उस काम के हिसाब से छोटे छोटे डिपार्टमेंट ओपन करो। तो बेटा जी ग्रुप सिमिलर एक्टिविटी, हमको एक्टिविटीज को क्या करना पड़ेगा, उसको ग्रुप में बांटना पड़ेगा। ये वाला ये इस ग्रुप में डालो, ये वाला उस ग्रुप में डालो, एंड डिवाइड द वर्क
फॉर स्पेशलाइजर, और जो उस एरिया के अंदर स्पेशलाइजर उसके अंदर डिवाइड करो। जैसे प्रोडक्शन वाला काम प्रोडक्शन मैनेजमेंट को दे दो, फाइनेंस वाला काम फाइनेंस मैनेजमेंट को दे दो, अकाउंटिंग वाला अकाउंट्स वाले को दे दो, फिर उसके बाद सेल्स वाला पार्ट सेल्स मैनेजमेंट टीम को दे दो, फिर आपका कलेक्शन का काम कलेक्शन टीम को दे दो। तो ये क्या हुआ, आप अलग अलग एक्टिविटी को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। अब आपने काम बना दिया, देखो आपने काम डिसाइड, गोल डिसाइड किया, काम डिसाइड किया, उसके हिसाब से डिपार्टमेंट बनाया। अब आपको क्या बनानी पड़ेगी, पोजीशन, कि यहाँ पे कौन किसका कितना पावर होगा, कौन किसके अंडर में होगा, कौन किसके अंडर में होगा, ये आपने डिसाइड करना है। तो यही तो क्या होता है, यहाँ पे सभी को क्या दे दिया, पोजीशन दे दी, पोजीशन दे दिया, यहाँ पे एक पोजीशन, यहाँ पे एक पोजीशन, और सबको बता दे कि तेरे अंडर में कौन है और तेरे ऊपर कौन है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेलीगेट, फिर हमने पोजीशन दे दिया, फिर सभी को अथॉरिटी दे दी कि भाई तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम ये 3 लोगों को कंट्रोल करो, तुम इस व्यक्ति को कंट्रोल करोगे और तुम ये 4 व्यक्ति को कंट्रोल करोगे। इससे बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप, उनके बीच में ये रिलेशनशिप कि तुमको रिपोर्ट किसको करना है, इस व्यक्ति को, तुमको किसको रिपोर्ट करना है, तुम्हारा को ऑर्डर कौन देगा, तुम किसको ऑर्डर दोगे, इस व्यक्ति को ऑर्डर दे सकते हो। और फिर क्या बनाओ, इस तरह के चार्ट बना दो। तो ये चार्ट जो तैयार हुआ उसे तो बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फटाफट फटाफट चलो बोलो बोलो क्या होगा। हमने क्या सीखा, हमने देखा कि प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई करो, ऑब्जेक्टिव क्लियर क्या क्या अचीव करना, कैसा अचीव करना, वो सब डिसाइड करो। फिर हमने लिस्ट डाउन फंक्शन को, उस फंक्शन उस एक्टिविटी को डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करो। डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसके बाद फिक्स पोजीशन के भाई इस पोजीशन के लिए या अगर ये एक्टिविटी इसमें 3 टास्क होंगे तो पहले टास्क के लिए सुपरवाइजर, फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट, उसके नीचे वर्कर। हमने पोजीशन फिक्स कर दी, फिर उसके बाद हम उनको पावर्स दे देंगे, और पावर देने के बाद हम उसमें रिलेशनशिप के भाई तुम्हारे पावर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा पावर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड और फिर उसके बेस पर बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ठीक है बेटा जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बेटा जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए स्टाफिंग का क्या रोल है। बेटा जो पहले फॉर्मली जो स्टाफिंग होता था उसमें सिर्फ यहाँ पे वैकेंसी को दूर किया जाता है कि हाँ भाई वैकेंसी ले आते हैं, भर दी वैकेंसी। अरे आपको घोड़े की जगह रखनी थी और आपने क्या किया, सफेद कलर का बोला था कि सफेद कलर का घोड़ा ले आना, उसने क्या किया, गधे को देखा सफेद कलर का तो बोले गधा के भी तो 4 पांव है, ये भी तो व्हाइट है, चलो तो सेम टू सेम घोड़ा जैसा ही तो दिख रहा है, उसको उठा के क्या किया वहां पे फिलअप कर दिया। क्या चलेगा, घोड़े की जगह गधा चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इसलिए हमको क्या होता है, यहाँ पे हमको यहाँ पे सिर्फ वैकेंसी नहीं भरना होता, क्योंकि अब ये काम चेंज हो गया। अब हमारा काम है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, मैनेजर, मटेरियलिस्टिक फैसिलिटीज वगैरह देना, प्रोग्रेसिव वेज सिस्टम देना, एम्प्लॉय का वेलफेयर करना। ये सारे बहुत कुछ आम काम होते हैं जो एक एचआर के हो चुके हैं। हेंस स्टाफिंग हैज बिकम द ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजर, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करो, यही स्टाफिंग का रोल हो चुका है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, जो प्लान करता है कि कौन कौन से स्टाफ को रिक्रूट करना है, उनको कैसे डेवलपमेंट करना है, उस कैसे और वो उनके द्वारा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किया जाएगा, यही तो एचआरएम का काम होता है। ठीक है, तो एचआरएम इंक्लूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, तो पर्सनल का ग्रोथ, पर्सनल का डेवलपमेंट, ये काम किसका होता है, एचआरएम का होता है। अगर अब मैं इसकी प्रोसेस की बात करूं, प्रोसेस ऑफ एचआरएम, तो ये 2 प्रोसेस होती है। पहला होता है कनेक्ट विद मैन पावर, दूसरा होता है कंसर्न विद कंपनसेशन एंड डेवलपमेंट। कनेक्टेड विद मैन पावर का मतलब क्या होता है, मैन पावर का मतलब क्या होता है, कनेक्टेड विद मैन पावर मतलब उनका रिक्रूटमेंट करना, सही टाइम पे सही लोगों को रिक्वायर करना। तो टू प्लान की कितने कितने लोगों का रिक्वायरमेंट है और उनको क्या करना, न्यू अपॉइंटमेंट्स देना। ठीक है, फिर उनका अगर ज्यादा अपॉइंटमेंट हो चुका है, अब बिजनेस में इतना काम नहीं है, तो फिर उसका रिडक्शन करना, हर एक व्यक्ति को प्रॉपर प्लेसमेंट देना, एंड टू कीप द स्टाफ कॉन्स्टेंटली एक्टिव, हर एक व्यक्ति को एक्टिव रखना बिजनेस के अंदर, ताकि वो बोरियत फील ना करे, वो टास्क को क्या करना है एक चैलेंज के रूप में ले और उसको अचीव करे, ताकि हमारा कोई डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। तो क्या वापस से बोलो बेटा जी, क्या क्या मैंने बोला, प्लान करना, कौन कौन सा स्टाफ चाहिए होगा और उसका अपॉइंटमेंट करो। फिर यहाँ पे अगर ज्यादा है हमारे पास स्टाफ तो उसका रिडक्शन करो, लोगों को प्रॉपर जगह पे प्लेसमेंट करो एंड उनको कॉन्स्टेंटली एक्टिव रखो। ये किसका काम होता है, ये होता है मैन पावर प्लानिंग का। नेक्स्ट आता है कंसर्न विद द कंपनसेशन टू डेवलपमेंट, कंसर्न विद द कंपनसेशन एंड डेवलपमेंट। बेटा जी यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि अपनी प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके। हम उनको प्रॉपर कंपनसेशन एंड बेनिफिट टू द स्टाफ देते हैं। हम उनके यहाँ पे ये देखो कंपनसेशन, अगर कुछ अच्छा काम किया तो हम उसको क्या देंगे, प्रॉपर कंफर्मेशन देंगे, उसके काम को रिकॉग्नाइज करेंगे सभी के सामने, उसकी तारीफ करेंगे। फाइंड सॉल्यूशन फॉर द सेम, सॉरी रिकॉग्नाइज वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम,
ये तो क्या है, ये तो प्रॉब्लम है, मतलब कि इसके रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वर्क को रिकॉग्नाइज करना और उसका सॉल्यूशन लेके आना और उसको इम्प्लीमेंट करना, यही तो काम क्या होता है, कंपनसेशन और उसका डेवलपमेंट काम करना, ये काम होता है एचआरएम का। तो अगर मोटा मोटी बात करें तो ये एचआरएम रिजल्ट इनटू क्या होता है, लेबर टर्नओवर, लेबर जो हमारे ऑफिस से जाते हैं वो अब फ्रस्ट्रेट होकर ऑफिस छोड़ के जाते नहीं, वो हमारी कंपनी में सालों साल टिके रहते हैं। हम उनकी इफिशियंसी को इंक्रीज कर देते हैं, हम उनके सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, लीड टू क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। ठीक है जी, ठीक है बेटा, तो ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 54। मिनट, ओके बेटा लोग, तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर, 55 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 55, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। सिंपल क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग होता क्या है। तो पहले पहले मैं आपको फटाफट एक मीनिंग बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपका टाइम छूट रहा हो तो मीनिंग मत लिखना, लेकिन अगर मीनिंग लिख सकते हो, एक दो लाइन की मीनिंग लिख देना, एक अच्छी इंप्रेशन पड़ती है बिफोर स्टार्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग चेक करता है द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टाफ, उसको कंपेयर किसके साथ करता है, सेट स्टैंडर्ड के साथ, और फिर क्या करता है, फाइंड आउट डेविएशन, और उस डेविएशन को रिमूव करता है बाय नेसेसरी मेजर्स, बाय नेसेसरी मेजर्स। ठीक है, वापस से बताऊं क्या, परफॉर्मेंस को चेक करना, उनको कंपेयर करना, उसमें डेविएशन फाइंड आउट करना, उसको रिमूव करना नेसेसरी मेजर्स के थ्रू, उसी को बोला जाता है कंट्रोलिंग। ठीक है, अब ये पूरी एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली चलते हैं क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर इतना कुछ देखो यहाँ पे वही कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने आपको यहाँ पे पूरा लिख दिया। कंट्रोलिंग ऑफ अंडरटेकिंग कंसिस्ट ऑफ एंश्योरिंग दैट एवरीथिंग इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्लान और प्रिंसिपल। यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिस्टेक और उसको क्या करो, उसको रेक्टिफाई करो ताकि वो वापस से नहीं आए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग क्या है। चलो फटाफट, ये ऊपर डेफिनेशन क्लियर, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक आराम से होगा। रिलेटेड टू प्लानिंग, प्लानिंग होगा तो कंट्रोलिंग होगा। ठीक है, प्लानिंग नहीं होगा तो ये नहीं होगा, तो रिलेटेड टू प्लानिंग होता है। ये सिर्फ और सिर्फ बॉटम लेवल में, लेवल मैनेजमेंट में हो, नहीं नहीं, ये हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं आपने एक बार कंट्रोलिंग किया और खत्म हो गया, नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। ये एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, मतलब कंट्रोल स्टार्ट आफ्टर द प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, खत्म होता है। मतलब ये जब सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट खत्म होते हैं तो कंट्रोलिंग चालू होता है। ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है क्योंकि कंट्रोलिंग में हम पास्ट में जो की हुई गलतियां हैं, पास्ट में जो भी हमने मिस्टेक्स की हुई है, उसको हम नेक्स्ट टाइम रिपीट ना होने दें, उसको हम वहीं पे प्रिवेंट करें। इसलिए ये क्या होता है, कंट्रोलिंग किया जाता है। तो ये कंट्रोलिंग फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी है। ये कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है, यहाँ पे हम भूल निकालना, आपके जो काम में हमको भूल निकाला वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको एक बेहतर बनाना, आपको आप जो गलत राह पे जा रहे हो, डायरेक्शन में जा रहे हो, उसको हटाना, उसको इंप्रूव करना, ये हमारा काम होता है। तो ये कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है। ये कंट्रोलिंग हम इंटरनल प्रोसेस होती है, हम बाहर वालों पे कंट्रोलिंग नहीं करते, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर होते हैं उस पर कंट्रोल करते हैं। तो ये इंटरनल प्रोसेस होती है, ये डायनामिक होती है, ये एक अच्छी, एक अलग मतलब एक अच्छी प्रोसेस होती है। कंट्रोल चेंज विद द प्लान एंड सर्कमस्टेंसेस, इसलिए इसको डायनामिक बोला जाता है। रिजिड नहीं होती, ये चेंजेस होती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। प्लान चेंज, कंट्रोलिंग भी चेंज हो जाएगा। ये पर्सन ओरिएंटेड, हम मशीन के ऊपर कंट्रोल नहीं करते, हम कंट्रोलिंग किसके ऊपर करते हैं, ह्यूमन के ऊपर, इसलिए पर्सन ओरिएंटेड होती है। ये फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल। अगर आप बॉस और एम्प्लॉय की तरह अगर उसको उसके साथ ट्रीट करें तो वो फॉर्मल आएगा, लेकिन आप उसको एक फ्रेंड, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, उसको एक फ्रेंड के रूप में लेके उसकी गलतियों को निकाल दे और उसको निकालने के बाद उसको रिमूव करे तो वो इनफॉर्मल कंट्रोल होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो ये क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। फटाफट एक बार बोलो, जल्दी एक बार प्लीज एक बार फटाफट बोलते हैं। ये क्या होता है, रिलेटेड टू प्लानिंग होता है। हर एक प्लानिंग से होगा तो कंट्रोलिंग होगा, हर एक मैनेजमेंट के अंदर होगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एंड फंक्शन ये सबसे लास्ट में आते हैं जब सारे फंक्शन खत्म हो जाते हैं। ये फ्यूचर को रिलेटेड करते हैं क्योंकि ये पास्ट की मिस्टेक को फाइंड आउट करके फ्यूचर में रिपीट ना होने देना का काम करते हैं, इसलिए फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। ये कंस्ट्रक्टिव होती है, यहाँ पे इफिशियंसी को इंप्रूव किया जाता है, मिस्टेक्स को करेक्ट किया जाता है, इसलिए कंस्ट्रक्टिव होती है। इंटरनल होती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी। डायनामिक होती है क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ये पर्सन के ऊपर किया जाता है, एंड फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी होता है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या था बेटा जी, मेरी स्पीड वैसे ही बहुत फास्ट चल रही है, इसलिए कान के अंदर ईयरबड लगा के आप सुनना, ईयरफोन लगा के सुनना तो और भी मजा आएगा सुनने में। फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल, बेटा जी वर्किंग कैपिटल होता क्या, वर्किंग मतलब क्या होता है, जो डे टू डे बिजनेस के खर्चे के लिए जो भी हमको फंड की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल का पेमेंट, डेटा से कलेक्शन करना, बिल रिसीवेबल का कलेक्शन करना, वो सारे वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है। इट रिमेन कॉन्स्टेंटली
सर्कुलेटिंग, वर्किंग कैपिटल हमारी चेंज होती रहती है। रॉ मटेरियल, हमने रॉ मटेरियल खरीदा तो क्या हुआ, वो क्रेडिटर को पेमेंट करना है, ठीक है। फिर रॉ मटेरियल से हमने क्या किया, उसको हमने कन्वर्ट किया स्टॉक्स के अंदर, सॉरी रॉ मटेरियल से हमने फिनिश गुड बनाया, तो हमारा जो स्टॉक्स था वो कन्वर्ट हो गया फिनिश गुड्स के अंदर, तो फिनिश गुड्स हमारी इन्वेंट्री बन जाती है। फिर इन्वेंट्री को हमने सेल किया, डेटर्स को क्रेडिट पे, तो वो डेटर हमारा वर्किंग कैपिटल का पार्ट होगा। और फिर जब हम डेटर से पैसा रियलाइज होगा तब वो क्या होगा, तब मेरा वो कैश मेरे हाथ में आएगा। मतलब वर्किंग कैपिटल जो होती है ना, उसका फॉर्म चेंज होता रहता है, ठीक है। क्या होता रहता है, इसका फॉर्म चेंज होता रहता है। ओके, तो वर्किंग कैपिटल को और क्या बोलते हैं, तो एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर द करंट लायबिलिटी, उसको भी वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। और जब सम ऑफ करंट एसेट्स को भी हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, सम ऑफ करंट एसेट्स को। अब है ना ये वर्किंग कैपिटल। अब बेटा जी मैं आपको ये फैक्टर फैक्टिंग बताऊं, इससे पहले हम बताओ कि क्या मैं 1 लाख का बिजनेस, 1 लाख रुपए लेके आऊं बिजनेस में डालूं, क्या मेरे लिए इनफ हो जाएगा, क्या ये वर्किंग कैपिटल मेरे लिए चलेगी? क्या आप मेरे को बोल सकते हो कि मैं 1 लाख रुपए से कोई भी बिजनेस चालू करूं तो क्या मैं चालू कर पाऊंगा? नहीं सर, ऐसा नहीं। 1 लाख से अगर आपको टी स्टॉल खोलनी है, छोटा सा ठेला, तो बहुत ज्यादा 1 लाख। लेकिन अगर आपको बड़ा एक जूडियो जैसा ब्रांड खोलना है, रिलायंस ट्रेंड जैसा खोलना है, तो 1 लाख तो कुछ भी नहीं है। मतलब क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल हर एक बिजनेस के लिए अलग 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 होती है। वही तो पढ़ना है हमको, फैक्टर फैक्टर मतलब वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, तो वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ बिजनेस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस कैसा है, आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, लेबर इंटेंसिव बिजनेस है, तो वहां पे क्या होगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी। पब्लिक यूटिलिटीज नीड या लेस, ठीक है। तो यहाँ पे मशीन वगैरह में वहां पे कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, और यहाँ पे लेबर्स वगैरह के अंदर ट्रेडिंग के वाले बिजनेस में आपको स्टॉक बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है। ये साइज ऑफ बिजनेस, लार्ज बिजनेस रिक्वायर मोर कैपिटल, छोटा बिजनेस छोटी कैपिटल। प्रोडक्शन साइकिल, अगर आपका प्रोडक्शन जो साइकिल है, प्रोडक्शन साइकिल जैसे मैंने रॉ मटेरियल, जैसे हमारा क्लोथ का बिजनेस, किसका बिजनेस है, क्लोथ का। अब मैंने ग्रे क्लोथ खरीदा, ग्रे क्लोथ मेरा क्या होता है, वो मेरा रॉ मटेरियल होता है, उसको मैंने फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट किया, उसके ऊपर फिर मैंने उसको कलर किया, कलर करने के बाद उसके कलर करने के बाद उसको मैंने कटिंग किया, कटिंग करने के बाद उसको स्टिच किया, स्टिच करने के बाद मैंने उसको क्या किया, स्टिच करने के बाद मैंने उसको पैक किया, पैकिंग करने के बाद मैंने उसको सेल किया, और सेल करने के बाद 2 महीने बाद वो मेरे पास पैसा रियलाइज होके आता है, क्योंकि 2 महीने की क्रेडिट पीरियड है। अब ये पूरी अगर प्रोसेस देखोगे, ये पूरे कितने महीने के, सपोज 5 महीने की पीरियड, मतलब मैंने जो रॉ मटेरियल में पैसा इन्वेस्ट किया था वो मेरे पास डेटर से कब पैसा रियलाइज होता है, 2 महीने बाद। तो इसी को तो बोलते हैं यहाँ पे वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। वहीं पे सपोज मैंने बोला नहीं हम तो चाय का बिजनेस करेंगे, इसका चाय 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 वाला, ठीक है, चाय का बिजनेस करेंगे। तो बेटा जी मैंने चाय का बिजनेस किया, तो उसके लिए क्या, उसके लिए तो क्या होगा, लिमिटेड इंग्रेडिएंट चाहिए आपको, अदरक, इलायची, लौंग डालते हैं तो वो, आई एम अ गुड चाय मेकर बाय द वे। फिर आप दूध, फिर इसका चाय पत्ती, ठीक है। तो ये इतनी ही इंग्रेडिएंट चाहिए, कुछ रहेगा तो बता दो। पुदीना, पुदीने वाली चाय भी बनाते हैं हम कभी कभी। चाय मसाला मेरे को अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। हाँ, तो कहाँ थे, हाँ चाय के ऊपर चले गए हम। ओके, तो हम थे कहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट हमको कम लगता है। मतलब हमने सुबह सुबह सारे रॉ मटेरियल खरीदे, मार्केट से लेके आए, शाम तक आते आते हमने उसको क्या कर दिया, सबको सेल कर दिया। और चाय का बिजनेस क्रेडिट पे तो नॉर्मली नहीं चलता, तो शाम तक मेरे पास क्या आ गया, शाम तक मेरे पास कैश आ गया। मतलब जो मैंने कैश रॉ मटेरियल को लगाया था, जो मेरा कैश आउटफ्लो हुआ था, कैश क्या होता आउटफ्लो, वो शाम तक मेरे पास क्या गया, पूरा का पूरा कैश मेरे पास आ गया। मैंने सामान खरीदा था सपोज 1000 रुपए का, और मेरे पास पैसे आ गए सपोज 2500। मतलब मैंने कितना यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर लिया, 1500 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लिया। 1000 का सामान खरीदा, 2500 में सेल किया, सब कुछ मिला के, और टोटल कितना अर्न किया, 1500। दूसरे दिन वापस से 1000 का क्या करेंगे, सामान खरीदो, 2500 में बेच दो सबका सब, और 1500 कमा लो। तो वहां पे वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए होती है आपकी, कम एक ही दिन के लिए ब्लॉक होती है। सुबह वर्किंग कैपिटल गई, शाम तक पूरी रियलाइज हो गई। जबकि यहाँ क्लोथिंग बिजनेस में क्या हुआ, आपने ये जो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए सपोज कितने पैसे दिए थे, 50 लाख रुपए लगाए थे, कितने, 50 लाख। उसके सामने आपके पास पैसे कब आए, सपोज मेरे पास 5 महीने बाद आता है, कितने बाद आते हैं, 70 लाख रुपए। तो ये जो 20 लाख है, ये 20 लाख कमाने के लिए मेरे को 5 महीने की राह देखनी पड़ी। कितने महीने की, 5 महीने की राह, वेटिंग पीरियड देखना पड़ा। तो यहाँ पे मेरे को वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी, और चाय वाले बिजनेस में वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी।
आपकी प्रोडक्शन पॉलिसी कैसे है और उसकी डिमांड कैसे है। अगर बेटा जी अगर आप है ना जैसे वूलन क्लोथ बनाते हैं, वूलन, अब वूलन क्लोथ का प्रोडक्शन तो पूरे साल भर होता है, लेकिन सेल कब होता है, सेल होता है सिर्फ हमारे विंटर सीजन में। तो बेटा जी उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर विंटर सीजन में ही सेल हो रहा है तो पूरे साल भर आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, उसका प्रोडक्शन करोगे, सभी का पेमेंट करोगे, लेकिन आपका पैसा रियलाइज होगा सिर्फ और सिर्फ वो 2 महीने 3 महीने के टाइम ड्यूरेशन में ही। तो वहां पे क्या होगा, प्रोडक्शन के अंदर वहां पे आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आपके पास रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होता है तो आप कभी भी रॉ मटेरियल के लिए पैसा दोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे। लेकिन अगर स्टॉक का अगर शॉर्टेज होता है तो आप एडवांस में ही रॉ मटेरियल को खरीद के 1 महीने 2 महीने का रॉ मटेरियल खरीद के रख लोगे, उस तो आपका 2 महीने के लिए वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। क्रेडिट पॉलिसी, अगर आप कैश में धंधा करते हो तो फिर क्या हो, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी। लेकिन अगर आप 1 महीने के क्रेडिट पॉलिसी देते हो मतलब वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि पैसा कब मिलेगा, 1 महीने बाद। अब हमको ये देखना है कि जब सेल करने पे मेरे को पैसा कब रियलाइज हो रहा है, या तो मेरे बिजनेस के अंदर जब मैंने रॉ मटेरियल खरीदा और वो जब मेरा फिनिश गुड से कैश रियलाइज हो, उसके टाइम ड्यूरेशन कितना है, उसी को तो वर्किंग कैपिटल बोलते हैं बेटा। फिर कन्वर्जन इनटू कैश, यहाँ पे हमारा फास्टर कलेक्शन, अगर कलेक्शन फास्टर है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, लेकिन फास्टर मैंने वही बताया कि 3 महीने का वेटिंग पीरियड हो तो पैसा मिलेगा 3 महीने बाद। तो वहां पे क्या होता है, उस सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर स्टॉक टर्नओवर हायर द टर्नओवर तो लेस वर्किंग कैपिटल, और उल्टा लेस द टर्नओवर हायर द वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर आप बहुत अच्छे से काम करते हो तो वर्किंग कैपिटल कम, अगर खराब काम करते हो, आपका एफिशिएंसी प्रॉपर नहीं तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। डिविडेंड पॉलिसी, अगर बहुत ज्यादा आप डिविडेंड देते हो तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, अगर डिविडेंड कम देते हो तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी। ठीक है, सिंपल था। वर्किंग कैपिटल आप समझ लेने का कि आप एक बिजनेस के हेड हो और वहां पे आपका बिजनेस के अंदर आपका पैसा रियलाइज, आप जो चीज खरीद रहे हो, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, उसको जब फिनिश बना के जब पैसा सेल आउट करता है, जो कैश आता है, वो जो टाइम ड्यूरेशन, जितने टाइम में आपके पास कैश रियलाइज हुआ, उसी को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो वो फैक्टर अफेक्टिंग को उसमें डाल के देखो कि भाई उसके हिसाब से आपका वर्किंग कैपिटल कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द एक्सप्लेनेशन अबाउट द ट्रेजरी बिल। बेटा जी ट्रेजरी बिल क्या होता है, तो ट्रेजरी बिल इशू करता है आरबीआई, और ये इसको किसके बिहाफ पे किया जाता है, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, इशू बाय द आरबीआई एंड द प्रोक्योर बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसको बोरो करता है लेकिन वो खुद काम नहीं करेगा, वो आरबीआई को बोलेगा भाई आरबीआई जा पैसा लेके आ तो मेरे बिहाफ पर। ठीक है, तो ये है मुन्ना भाई और ये इसका सर्किट, तो ये सर्किट है जो उसके बिहाफ पे काम करता है। तो यहाँ पे एक परसिस्ट कैश लिक्विडिटी, यहाँ पे बेटा जी अगर हम किसकी बात करें, ट्रेजरी बिल की बात करें, तो ट्रेजरी बिल कौन इशू किया, आरबीआई ने इशू किया गवर्नमेंट के बिहाफ पे। जनरली ये कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है, ये होता है 91, उसका डबल 182 डेज, इसका डबल 364 डेज। तो इसकी मैच्योरिटी जो होती है जनरली ये सारे ये जो ट्रेजरी बिल होता है वो कौन किसका पार्ट होता है, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, उसकी जो वैलिडिटी होती है जनरली 1 साल से कम की होती है। तो यहाँ पे 91 डेज के लिए होगी, या तो 182 डेज के लिए, या तो 364 डेज के लिए होगी। इसको हम जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। सर इंटरेस्ट नहीं मिलता तो हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें, बेटा जी होता क्या है, ये जो ट्रेजरी बिल है ना, जैसे ये सेल आउट कितने में किया जाएगा, आपको बोला जाएगा आप हमको 23,500 दो, कितने रुपए दो, 23,500। हम आपको 91 डेज के बाद कितने रुपए देंगे, 25,000। वाह सर, मतलब कि मैंने इन्वेस्ट किया कितना, 23,500, इन्वेस्ट कितना किया, 23,500 इन्वेस्ट किया, और मेरे को रियलाइज कितना हुआ, रियलाइज हुआ आपको 25,000 हो रियलाइज हुआ, तो आपको हाथ में कितना बच गया, 1,500 रुपए बच गए। तो ये आपका क्या होगा, इनकम हो गई। तो इसलिए तो आप क्या करते हो, ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करते हो। तो वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं देते, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट कम अमाउंट करना है और सामने आपको ज्यादा अमाउंट मिलेगी, और ये जो आपके पास आएगा इसी को आप क्या बोलेगा, आपका प्रॉफिट बोल सकते हो, या तो आप उसका इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। लेकिन ये इंटरेस्ट के नाम पे नहीं देते, इसलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है जी, ओके इसको और क्या बोला जाता है, इसको और टी बिल भी बोलते हैं। ये वन काइंड ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स होता है। प्रॉमिसरी नोट्स का मतलब आप इसको अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, सपोज आपने 91 डेज के लिए लिया और 10 दिन बाद आपको क्या हो, 10 डेज के बाद ही आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, इसको सेल कर दोगे किसको, थर्ड पार्टी को, जिसको भी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो उसको खरीद लेगी, तो आपको पैसा रियलाइज हो जाएगा, और 91 डेज बाद वो पैसा किसको मिलेगा, उस व्यक्ति को मिलेगा। और ये क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया आप इसको सेल कर सकते हो, तो ये हाईली लिक्विड होता है, और क्योंकि ये गवर्नमेंट का है, इसलिए यहाँ पर रिस्क क्या होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोलता है, सेलिंग कंसेप्ट इन द मार्केटिंग मैनेजमेंट। बेटा जी सेलिंग कंसेप्ट क्या होता है, आपने इस तरह के सेल देखे होंगे,
ठीक है। इस तरह के सेलिंग के अंदर सेलिंग व्हाट अ प्रोड्यूसर कैन सेल, नॉट व्हाट द कंज्यूमर नीड। यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे ये जो लेडी है ये क्या क्या बेच सकती है, पूरा अपने ये जो शॉप है वो शॉप बोल सकते हो, या तो उसको कौन से सेल, उसको कौन से वैन बोलते हो। इसने क्या किया, जो भी बच्चों के लायक, फिर एज ग्रुप के लायक, फिर यूथ के लिए, उन सब के लिए क्या कर दिया, ऐसे हैंग कर दिया, और फिर जिसको भी जो भी रिक्वायरमेंट आता है उसको खरीदता है। यहाँ पे ये जो लेडी है, ये जो लेडी है सबसे पूछती नहीं है, ये सबसे पूछती नहीं कि तुमको क्या चाहिए, वो तो क्या करती है जो उसको सबसे अच्छा सही लगता है, जो उसको सबसे सही लगता है वैसा वो उसको खरीद के लाके उसको सेल आउट करती है। तो बेटा जी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि इसी को बोला जाता है सेलिंग कंसेप्ट। क्या बोला जाता है, सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग के अंदर इंफेसिस किसके ऊपर दिया किया जाता है, सेलिंग के ऊपर, नॉट द नीड ऑफ कंज्यूमर का क्या चाहिए उससे मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को तो ये है कि मेरे को जो चीज आसानी से मिल रही है, सस्ते रेट पे मिल रही है, जिसको मैं हाई प्रॉफिट पे बेच सकता हूँ, मैं उसको खरीदूंगी, उसको बेचूंगी। यहाँ पे एग्रेसिव मार्केटिंग किया जाता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। कोई भी हालत में हमको एफर्ट करने हैं, डिमांड को क्रिएट करना है कि भाई आओ 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 5 खरीदो और 5 फ्री पाओ, क्या करो 5 खरीदो 5 फ्री पाओ। तो यहाँ पे एग्रेसिव डिमांड, हमने डिमांड क्रिएट की, अरे 5 पे 5 फ्री, चलो चलो खरीदते, अरे 2 ही चाहिए थे पूरे साल में, तो भी तू जाके वहां पे 5 खरीद के आता है, 5 और लेके आता है। तो यहाँ पे एफर्ट, ये जो लेडी है वो एफर्ट करती है ताकि आपका उसका गुड्स जल्दी जल्दी बिक जाए और उसका कैश में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे कंज्यूमर का डिससेटिस्फेक्शन, उसको नहीं अच्छा लगा, फिट नहीं आया, कपड़ा खराब हो गया, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, सेलिंग कंसेप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा स्टेट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। बेटा जी आपको मालूम है यहाँ पे 1991 हमारा आया था एलपीजी सिलेंडर, नहीं जी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसमें हमने प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या किया था, पब्लिक सेक्टर का रोल कम किया था, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया था। क्या किया था, पब्लिक सेक्टर का रोल कम किया था, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया था। तो उसी को तो बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। हमने यहाँ पे जितने भी पब्लिक इंडस्ट्री थे उसको सेल आउट करते गए, किसको, प्राइवेट को देते गए। तो यहाँ पे जब कंट्रोल किसके पास से चला जाता है, पब्लिक सेक्टर, और किसके पास आता है, प्राइवेट सेक्टर के पास, उसी को क्या बोला जाता है, प्राइवेटाइजेशन बोला जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है स्टार्ट गिविंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट वालों को बोलते तुम बनाओ तुम बेचो, मैं अब बीच में नहीं पड़ने वाली। रीजन बीइंग इंक्रीज इन द इनएफिशिएंसी एंड नॉन अचीवमेंट और टारगेट बाय द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट हो गई थी, कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर रही थी, इसलिए पब्लिक सेक्टर ने काम करना बंद कर दिया। तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसके कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हुए। कैसे, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो प्राइवेटाइजेशन में जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपने एम्प्लॉय से 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे, अरे 13 घंटे काम करवाते हैं डेली रेगुलर बेस पे। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का क्या होने लगा, एक्सप्लॉइटेशन हो, जबकि गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या करती है, अपने पावर का मिसयूज करती है। वो सैलरी कम देगी, काम ज्यादा करवाएगी, अपने पावर का मिसयूज करके अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ होने लगा। इनकम जो थी ना, इनकम अमीर अमीर होने लगा, अमीर होने लगा और गरीब गरीब होने लगा। तो इनकम और वेल्थ का अनडिस्ट्रीब्यूशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा। फिर है जॉब सिक्योरिटी। यहाँ पे कभी भी जॉब सिक्योरिटी मतलब हायर फायर, हायर किया, अगर अच्छा नहीं लगा तो बहुत ज्यादा सैलरी मांगा तेरे को फायर कर दिया, क्या होगा, कोई प्रकार की एब्सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर मैं कोई एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूँ 1 लाख रुपए, वही उसी पोस्ट पे, उसी क्वालिफिकेशन पे, अगर मेरे पास कोई 80,000 के लिए रेडी हो गया, 80,000 के लिए रेडी हो गया, मैंने इसको भगा दूंगा और इसको एक्सेप्ट करूंगा। तो यहाँ पे क्या, जो जॉब सिक्योरिटी नहीं है। फिर प्रायोरिटी टू द प्रॉफिट, ये कभी भी सोशल वर्क के लिए काम नहीं करते थे। किसके लिए काम करते थे, हमेशा प्रॉफिट के लिए, हमेशा प्रॉफिट को महत्व देते थे। इससे क्या हुआ, इससे हमारा जो सोशल है ना, सोशल सिक्योरिटी नहीं हुई। क्या नहीं हुआ, सोशल सिक्योरिटी नहीं हुई। फिर है कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन होने लगा। क्या होने लगा, कंज्यूमर का एक्सप्लॉइट, मतलब ये कम कम जो, अगर कोई चीज का सेल कम हो रहा है तो उसको ज्यादा पे सेल आउट करते थे। मतलब सपोज 10 रुपए की चीज को अगर उसने देखा कि कंज्यूमर की डिमांड ज्यादा है और इतना मार्केट में दूसरा नहीं है, तो वो 10 रुपए की चीज को 50 में बेचने लगे, 10 वाली चीज को 150 रुपए में बेचने लगे। इस तरह से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते रहे और कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते रहे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये नेगेटिव इफेक्ट होता है प्राइवेटाइजेशन। बहुत ही सिंपल है, फटाफट बोल दो क्या होने लगा, एम्प्लॉय का एक्सप्लॉइटेशन और नीचे कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन। इसका एक्सप्लॉइटेशन हुआ, इसका एक्सप्लॉइटेशन एम्प्लॉय का, दूसरा किसका एक्सप्लॉइटेशन हुआ, कंज्यूमर का। फिर मैनेजमेंट अपने पावर का मिसयूज करता है। फिर यहाँ पे
और दूसरा क्या है, ये जो एम्प्लॉय है इसकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या होता है, अगर हम सब प्राइवेट को देते जाते हैं तो प्राइवेट वाला ऊपर ऊपर मतलब प्रॉफिट अर्न करते जाता है। इससे क्या होता है, अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होते जाता है, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, सिर्फ प्रॉफिट को देते हैं, इसलिए तो कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन बढ़ते जाता है। इसी के साथ बेटा जी हमारा पेपर नंबर 6 क्या होता है, खत्म होता है। हमने सेक्शन नंबर डी को बड़ा ही डिटेल्ड मैनर में और बड़ा एक एक चीज जहां कंसेप्ट आए, सारे कंसेप्ट मैंने आपको समझाए हैं, आपको चीजें अच्छे से याद हो। तो बेटा मैं सैल्यूट दूंगा उन लोगों को जो ये वीडियो पूरा देख रहे हैं। तो बताओ मेरे को कि सर ये मैंने आपका वीडियो पूरा देखा, क्योंकि अगर पूरा देखे मीन्स यू आर वेरी कंसर्न फॉर योर स्टडीज। सो बेटा जी मैंने यहाँ पे हमारा ये लेक्चर फिनिश किया। चैप्टर सेक्शन डी हमारे ओसीएम, बहुत बच्चों की डिमांड थी, सर ओसीएम दे दो, ओसीएम दे दो, ओसीएम दे दो, तो मैंने आपको ये सारे के सारे ओसीएम दे दिए। चलो आई होप आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। 17 तारीख से प्रीलिम्स चालू होने वाले हैं। आप बताना आपके स्कूल में कब से प्रीलिम्स चालू हो चुके हैं, बताना, ठीक है। चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलो बाय बाय, बाय बाय, सी यू बेटा।